हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉय ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हिंदी में हम लोग ग्रामर पोर्शन को देखेंगे और उसमें भी हम लोग समास को देखेंगे, जो ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज अभी पहले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, समास का तात्पर्य होता है। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसके बाद है, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वो क्या कहलाता है? वो समास कहलाता है। जैसे कि रसोई के लिए घर यानी रसोई घर, और हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी। अब यहाँ पे है समास के भेद। समास के टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें से पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें जो अव्ययी भाव समास में इसमें प्रथम पद जो होता है वो पहला पद इसमें प्रधान होता है। तो इसको देखते हैं। चलिए अब इसमें देखिए, इसको कैसे समझेंगे, अव्ययी भाव समास को कैसे हम पकड़ेंगे कि ये अव्ययी भाव समास होगा। तो इसमें जो होता है, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, यानी शब्द में जो है उपसर्ग लगा हो, जैसे कि आ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग और आपसर्ग, ये सब उपसर्ग है। यानी किसी शब्द के शुरू में लग करके उसमें अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया हो, जैसे आ, तो आ लगाने से, आ उपसर्ग लगाने से आ जन्म, जन्म में आ लगा देंगे तो ये आ जन्म हो गया। वैसे ही यहाँ पे वर्ष है, वर्ष में प्रति लगा देंगे तो प्रति वर्ष हो गया। वैसे ही दिन है, दिन में प्रति लगा देंगे, प्रति उपसर्ग लगा देंगे तो प्रतिदिन। वैसे ही मरण है, मरण में आ लगा देंगे तो आमरण। ये सब लगाने से ये अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब यहीं पे है अव्ययी भाव समास, एक और है, इसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे है कि अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी बार बार रिपीट हो कोई शब्द, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि धराधर, ये शब्द 2 बार रिपीट है, तो ये भी समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है। जैसे कि घर और घर, घर घर, यानी ये भी अव्ययी भाव समास है। रातों रात, यानी ये भी अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे, भागम भाग, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास। तो ऐसे हम इसको पकड़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब है द्विगु समास। अब यहाँ पे है द्विगु समास। तो इसको कैसे जानेंगे? तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी इसमें पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक, यानी नंबर होता है। तो यदि नंबर से संबंध रिलेटेड हो तो वो हम समझ जाएंगे कि द्विगु समास है। जैसे कि नवग्रह, यानी नव में क्या होता है? 9। और दोपहर में क्या होता है? यानी 12 बजे के बाद का समय, वो दोपहर कहलाता है। तो ये भी 12 यानी 12 हो गया, तो ये भी संख्या है ना, तो ये संख्यावाचक है, तो इसमें हो गया द्विगु समास। इसके बाद त्रिवेणी, त्रि मतलब 3 होता है, ये भी क्या है? द्विगु समास है, यानी संख्यावाचक है। पंचतंत्र, पंच में क्या होता है? 5 होता है, तो ये भी क्या है? द्विगु समास है। चौगुनी, यानी चौगुनी में कितना होता है? 4 होता है, ये भी क्या है? द्विगु समास है। इसके बाद तिरंगा, तिरंगा में कितना होता है? 3 रंग होता है, तो ये भी द्विगु समास है। यही सब पकड़ने का ट्रिक है। इसके बाद आगे जानेंगे। अब है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व में क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, अलग होना। द्वंद्व में क्या होता है? अलग होना। तो यहाँ पे है, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में क्या आता है? और आता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, राधा कृष्ण, बीच में डैश है, डैश का मतलब होता है और, यानी राधा और कृष्ण। जैसे कि नर और नारी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नर और नारी। जैसे गुण दोष, यानी गुण और दोष। माता पिता, यानी माता और पिता। पशु पक्षी, यानी पशु और पक्षी। ये सभी आएगा तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, यानी बीच में डैश हो और इसका डैश का मतलब क्या हो? और हो। ये सेंस आए तो हम समझ जाएंगे ये द्वंद्व समास है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाले कुछ हैं। अब यहाँ पे द्विगु समास और द्वंद्व समास है, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। देखिए इसमें द्विगु समास में 0 से लेकर 9 तक जो होगा वो नंबर द्विगु समास में होगा, और 10 से लेके 100 तक, 100 तक होगा वो द्वंद्व समास होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 31, द्विगु समास में तो समझ गए कि 9 तक रहेगा तो वो द्विगु समास होगा। इसके बाद 10 से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10,
सॉरी 10 के बाद देखें 11 है यहाँ पे, तो 10 और 1 मिलकर क्या होता है 11, यानी बीच में क्या आया और आया, तो और किस में होता है द्वंद्व समास में होता है, द्वंद्व समास में होता है, ये द्वंद्व समास है। जैसे 31, तो 30 और 1 मिलकर क्या होता है 31, तो बीच में और आया इसमें भी, ये भी द्वंद्व समास हो गया। जैसे 45, तो 40 और 5 मिलकर क्या होता है 45, ये भी द्वंद्व समास हो गया, बीच में और आया इसलिए द्वंद्व समास हो गया। जैसे 52, 50 और 2 मिलकर क्या होता है 52, ये भी द्वंद्व समास होता है। तो इसे पकड़ने का यही ट्रिक है। इसके बाद है, अब नेक्स्ट है, अब है कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास को। तो यह है कर्मधारय समास। इसमें कर्म को धारण करने वाला अर्थ, इसमें पहला होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य, यानी कर्म को धारण करने वाला क्या कहलाता है कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पे है कर्म चरण कमल, अर्थात चरण कैसा है कमल के जैसे, यानी चरण कैसा है कमल के जैसे, यानी विशेषण कहलाता है, ठीक है ना, ये सॉरी विशेषता बतलाता है। जैसे चंद्रमुख, यानी चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो ये क्या हुआ चंद्रमुख, ये क्या कहलाता है कर्मधारय समास। अब यह यहाँ पे महात्मा, जैसे महान प्लस आत्मा, यानी इसका संधि विच्छेद आता है, तो जैसे महात्मा तो महान प्लस आत्मा यानी महात्मा, ये कर्मधारय समास कहलाता है। और लाल मणि, जैसे लाल प्लस मणि, ये भी क्या है कर्मधारय समास है। नील कमल, यानी नील प्लस कमल यानी नील कमल, ये भी कर्मधारय समास है। और महाराजा, महान प्लस राजा, ये क्या होता है महाराजा, तो ये भी कर्मधारय समास है। अब देखेंगे हम लोग बहुव्रीहि समास। अब इसमें देखिए ये भी बहुत VBI है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इस समास में कोई भी पद जो होता है वो प्रधान नहीं मिलता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, यानी जब दो पद मिलकर के तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए गजानन, गज प्लस आनन यानी गजानन मिलकर क्या होगा गजानन किसे कहते हैं गणेश को, यानी तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। इसके बाद त्रिनेत्र, यानी 3 नेत्र है जिनके, तो किसका है शिव का है, ये तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रिक, अब यहाँ पे देखिए भगवान से रिलेटेड होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं गणेश जी को, दशानन रावण को कहते हैं, चतुर्भुज विष्णु जी को कहते हैं, पीताम्बर विष्णु जी को कहते हैं, नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, ये सभी किस में होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ नोट है, बहुव्रीहि और कर्मधारय भी दिया हो, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि भी दिया हो और कर्मधारय समास भी दिया हो तो किस पे टिक लगाना है बहुव्रीहि समास पर निशान लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है तत्पुरुष समास। अब इसके बाद है तत्पुरुष समास। इसमें कह रहा है इस समास में दूसरा पद प्रधान हो, इसमें क्या है दूसरा पद प्रधान हो। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कारक चिन्ह क्या होता है विभक्ति होता है, जिसका लोप यानी गायब हो जाता है, कारक चिन्ह इसमें विभक्ति गायब हो जाता है। जैसे कि कर्ता और संबोधन, कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं, किस में आते हैं कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। ये नोट है कुछ, जिसमें से कर्ता जो हो गया ये कर्ता और संबोधन, ये दोनों को छोड़कर बाकी इतना जो आता है ये सब किस में आते हैं, ये सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। इसके बाद है, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, तो माखन चोर ये भी क्या है तत्पुरुष समास है, यानी माखन को, यानी इसमें देखिए कारक चिन्ह क्या है को है, तो कर्म में को है, तो विभक्ति अगर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो इसमें क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। इसमें देखिए धनहीन यानी धन से हीन, यानी विभक्ति लगा हुआ है कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ धनहीन धन से हीन, तो ये भी क्या हुआ तत्पुरुष समास। इसके बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसने के लिए लगा है तो इसमें भी क्या होगा ये तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, ये भी तत्पुरुष समास है। और गंगा जल यानी गंगा का जल का विभक्ति है, तो ये क्या होगा तत्पुरुष समास। और आप बीती यानी आप पर बीती, यानी अपने आप पर बीती हुई, आप बीती तो पर है, तो ये भी विभक्ति है, तो ये क्या हो गया तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका याद करने का ट्रिक है, ये कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर बाकी कर्म और अधिकरण तक ये सभी अगर रहेगा इसमें, जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का अधिकरण में अगर इस सब का उपयोग किया गया, इसका अर्थ लगा रहे हैं, जैसे कि माखन चोर माखन को चुराने वाले यानी क्वेश्चन आया, धनहीन धन से हीन, तो ये सभी समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे देखिए हम शब्द को जानेंगे। शब्द, शब्द वाक्य के आधार पर शब्द, वाक्य के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, इसी को अयौगिक अयौगिक भी कहते हैं, और तीसरा है योग रूढ़। तो इसमें जानते हैं रूढ़ यानी जिसका टुकड़ा न हो, यानी खंड न हो, जिसका अर्थ न निकले, यानी जिसका टुकड़े भी न हो और अर्थ भी न निकले, तो उसे क्या कर, एवं देखने में क्या हो, छोटा हो, वाक्य क्या हो उसका छोटा हो, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। इसके बाद है यौगिक और यौगिक अयौगिक, इसको यौगिक भी कहते हैं और अयौगिक भी कहते हैं। इसका संधि विच्छेद हो, यानी इसका इस सेंटेंस का संधि विच्छेद होगा तो वो क्या होगा, यौगिक होगा या अयौगिक होगा, ठीक है ना। इसके बाद है योग रूढ़। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो तीसरे शब्द की ओर इंगित करता है, यानी जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो तीसरा पद की ओर इंगित करेगा तो वो क्या होगा, योग रूढ़ होगा, ठीक है ना। इसको यही ट्रिक है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और तद्भव जानते हैं। तो देखिए तत्सम में क्या होता है, ये टवर्गीय न है, ये तथोदवला न है, तो इसको कहते हैं तत्सम, इसको कहते हैं तद्भव, ठीक। अक्षर त्र ज्ञ, अक्षर को हम ख कहते हैं, त्र को त और ज्ञ को ज कहते हैं, ठीक है ना। ये सब है तत्सम, ये सब है तद्भव। जैसे घृणा, तो घृणा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, घृणा। किरण, तो किरण को देखिए यहाँ पे टवर्गीय न है, यहाँ पे तथोदवला न है, तो यह हो गया किरण। ये तद्भव, ये तद्भव, ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया, ठीक है ना। ये हो गया कर्ण, ये तद्भव है, सॉरी तत्सम है, और ये कान तद्भव है। ये देखिए कर्ण, कर्ण में क्या होता है, कान। त्रिगुण, त्रिगुण में क्या होता है, तिगुना, तो ये भी तद्भव है। अब देखिए ये स्वर्ण, ये तत्सम है, और स्वर्ण में क्या होता है, सोना, यानी ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। यानी तत्सम जो होता है संस्कृत वर्ड से आया है, ठीक है ना, और जो हिंदी में उसका अर्थ निकलेगा वो तद्भव हो गया। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण को क्या कहते हैं, लखन कहते हैं, तो ये लखन हिंदी सेंस हो गया, लक्ष्मण, लक्ष्मण ये सही सेंटेंस है, तो ये तत्सम हो गया, ये लखन क्या हो गया, तद्भव हो गया। पूर्ण, पूर्ण मीन्स क्या होता है, पूरा, यानी ये संस्कृत वर्ड है, ये पूरा मीन्स हिंदी वर्ड, इसका अर्थ निकला तो ये क्या हुआ, तद्भव हो गया। जैसे कंकन, कंकन को क्या बोलते हैं, कंगन, तो ये तद्भव, ये तत्सम हो गया, सॉरी ये तत्सम और ये तद्भव हो गया। कोण, कोण में क्या होता है, कोना, तो ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्षीर, क्षीर को हम क्या बोलते हैं, खीर। क्षेत्र तो खेत, अक्षर तो आखर, चैत्र, लेकिन यहाँ पे देखिए अक्षर से है ना, तो अक्षर को यहाँ पे ख बोलते हैं, तो क्षीर है तो खीर। क्षेत्र है, यहाँ पे अक्षर है तो खेत, क्षेत्र तो खेत। अक्षर तो यानी अक्षर का सेंस क्या होता है, ख होता है, तो अक्षर को आखर। चैत्र, त्र का क्या है, तो चैत्र का चैत। गोत्र, त्र का त है तो गोत। इसके बाद है अंग रक्षक, अंग रक्षक, अक्षर को ख बोलते हैं तो अंग रखा, अंग रखा। हाँ, नक्षत्र, अक्षर को त बोलते हैं, अक्षर को ख बोलते हैं, नक्षत्र नखत। परीक्षा, अब यहाँ पर देखिए परीक्षा है तो अक्षर को ख बोलते हैं, परख, परख हो गया। ये सही है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सकर्मक क्रिया को। तो जैसे यहाँ पे देखिए न्यूटन सेब खाता है, तो न्यूटन यानी यहाँ पे सेंस हुआ कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी सेब खाने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो न्यूटन जो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, यानी सेब जो खाएगा तो उसका प्रभाव पड़ा है, सेब पे प्रभाव पड़ा है, यानी सेब खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए राहुल ने खिलौना तोड़ा, तो राहुल ने किस चीज़ को तोड़ा, खिलौना को तोड़ा, तो इस पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खिलौना पे पड़ रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखें, इसके बाद है घोड़ा दौड़ता है, इसमें सब्जेक्ट कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो है इसमें घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है ना, तो दौड़ता कौन है, घोड़ा दौड़ता है, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, घोड़ा पे ही दौड़ेगा ना, क्योंकि थकेगा घोड़ा, तो ये क्या हो गया, यानी कर्ता पर जो प्रभाव पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हम रात भर सोते रहे, तो कौन सोता रहा, यानी हम सोते रहे, यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ा, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।